ओके, सो इन दिस सेक्शन वी आर रिवाइजिंग मल्टीनेशनल ऑपरेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है कि किस तरह से एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अफेक्ट होती है बाय एक्सचेंज रेट चेंजेस। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि एक एमएनसी एंटर होती है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर, यानी कि वो या तो एक्सपोर्ट करती है या फिर इंपोर्ट करती है, जहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट डेट है वो अलग अलग होती है। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन पे फॉरेन करेंसी का भाव कुछ और चल रहा होगा, एंड जिस दिन पेमेंट हुआ है उस दिन फॉरेन करेंसी का भाव कुछ और चल रहा होगा, एंड इस वजह से अपन को या तो फॉरेन करेंसी गेन होगा या फिर फॉरेन करेंसी लॉस होगा। तो इस सिचुएशन को ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि एक एमएनसी की कई सारी सब्सिडियरीज होती है अक्रॉस द ग्लोब। इन सभी सब्सिडियरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू द पेरेंट कंपनीज रिपोर्टिंग करेंसी। यानी कि सपोज करो इंडिया की एक कंपनी है जिसकी बहुत सारी सब्सिडियरीज है अक्रॉस द ग्लोब, समझ लो इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, एंड सो ऑन। तो इन सभी फॉरेन कंट्रीज के अंदर उनकी खुद की करेंसी का ट्रांजेक्शन होएगा, तो इन सभी सब्सिडियरीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्टिंग करेंसी यानी कि आईएनआर के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे कि अपन को कंपनी के ओवरऑल पिक्चर के बारे में पता चल सके। तो ये जो सिचुएशन है इसको ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाया गया है। तो इसमें कहते हैं सपोज करो 15 अक्टूबर 2018 को एक यूएस कंपनी ने इंपोर्ट करा है गुड्स फ्रॉम मैक्सिको। इसकी वैल्यू है मैक्सिकन पीसो 10,000, एंड जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो है USD 0.6050 पर पीसो। फिर अपन को यहाँ पर पेमेंट डेट दी हुई है एंड एक्सचेंज रेट बताई हुई है ऑन 31 दिसंबर एंड ऑन 15 जन 2019। तो अपन को यहाँ पर इसके अकाउंटिंग वाले पार्ट को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर कहा जाता है कि जब भी अपन निकाल रहे हैं वैल्यू, तो उसके लिए अपन को हमेशा जिस करेंसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिस करेंसी में पेमेंट हो रहा है, उसको बेस करेंसी मानना है। यानी अपने वाले केस के अंदर 10,000 पीसो का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर अपन को 10,000 पीसो यानी कि जो पीसो है इसको बेस करेंसी मानना होगा। एंड लकीली अपन को यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट दी हुई है वो USD पर पीसो दी हुई है, तो यानी कि ये पीसो की फॉर्म में ही दी हुई, तो ये अपने लिए एक फायदा है। ओके, तो अब अपन इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन खड़े हैं 15 अक्टूबर 2018 को। यहाँ पर क्या हुआ है, अपन ने यहाँ पर गुड्स को इम्पोर्ट करवाया है फ्रॉम मैक्सिको। अपन एक यूएस कंपनी है एंड मैक्सिको से अपने पास सामान आया है ऑफ मैक्सिकन पीसो 10,000। तो अपन उस दिन का जो भाव चल रहा होगा उसके हिसाब से इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर देंगे एंड अकाउंट्स पेबल को बढ़ा देंगे, यानी कि 10,000 को मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय 0.6050, तो ये आ जाएगा $6050। अपन इस अमाउंट से इन्वेंट्री को बढ़ा देंगे एंड इसी अमाउंट से अकाउंट्स पेबल को भी बढ़ा दिया जाएगा। तो इस ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट है वो 15 जनवरी को हुआ है, बट बीच में 31 दिसंबर आ गया है जिस दिन अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना पड़ता है। बट ये तो ट्रांजैक्शन अभी तक पूरा हुआ है ही नहीं, अपन इसका पेमेंट करा है ही नहीं, तो इसके लिए अपन यहाँ पर उस दिन पे जो भाव चल रहा होगा उसके साथ अपनी पोजीशन को निकालेंगे। यानी कि 31 दिसंबर को अपन ये देखेंगे कि USD और पर पीसो का रेट क्या चल रहा है। ये है 0.5950 पर पीसो। तो इसको इस तरह से सोचो, पहले अपन को $6050 का पेमेंट करना था, अब अपन को 5950 का ही पेमेंट करना है, यानी कि एक तरह से $100 की बचत हो गई है यहाँ पर। तो यानी कि अपन एक तरह से फायदे में है। तो 31 दिसंबर को जो अकाउंट्स पेबल है उसको मार्क टू मार्केट करा जाएगा, पर इन्वेंट्री को नहीं छेड़ा जाएगा। सिंस यहाँ पर पीसो डेप्रिशिएट हुआ है तो यानी कि अपन को एक्सचेंज के अंदर गेन हुआ है। इन अदर वर्ड जो अकाउंट पेबल है उसको रिवैल्यू करा जाएगा एट 10,000 इंटू 0.5950, यानी कि ये आ जाएगा USD 5950। यानी कि पहले अपन को पेमेंट करना था 6050 का, बट अब अपन को पेमेंट करना है 31 तारीख के हिसाब से 5950 का, यानी कि यहाँ पर एक तरह से अनरियलाइज्ड एक्सचेंज गेन हुआ है अपन को USD 100 का। इसको शो किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, OCI के अंदर नहीं ले जाया जाएगा। ओके, तो अब अपन आ जाते हैं 15 जनवरी 2019 को, यानी कि जिस दिन इसका पेमेंट करा जाएगा। उस दिन जो भाव है वो हो गया USD 0.6250 पर पीसो, यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन हो गया है कि अपन को पे करना पड़ेगा USD 6250। तो इसका मतलब है कि अपन को यहाँ पर लॉस हो गया, बिकॉज जिस दिन ट्रांजेक्शन एंटर हुआ था उस दिन अपन को पे करने की लायबिलिटी आई थी 6050। उसके बाद अपन को एक्सचेंज के अंदर गेन हो रहा था जो कि था 5950 का, बट अगर अपन यहाँ पर देखें यहाँ पर अपन को लॉस हो रहा है, बिकॉज अब अपन को पे करना पड़ा है 6250। तो इसका मतलब है कि जो अकाउंट सेबल है उसको सेटल करा जाएगा एट 6250, एंड यहाँ पर एक्सचेंज लॉस हो जाएगा अपन को USD 300 का। यहाँ पर अपन को $300 का लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि अपन जो अकाउंट सेबल है उसको 31 तारीख को मार्क टू मार्केट कर चुके थे। यानी कि इसका मतलब है कि अपन ने बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट सेबल दिखाया था 5950 का ऑन 31 दिसंबर, बट 15 जनवरी को ये जो दाम है वो बढ़ गया है, एक्सचेंज रेट वो बढ़ गई है, ये हो गई है 0.625 पर पीसो। इसका मतलब है कि आज यानी कि 15 जनवरी को अपन को पेमेंट करना पड़ेगा $6,250 का, यानी कि पहले अपन 5,950 करे थे, बट अपन आपको पे करना पड़ रहा है 6,250, यानी कि अपन को यहाँ पर $300 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो ये एक तरह से अपना लॉस है।
तो अगर अपन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो एक्सचेंज लॉस है वो $200 का हुआ है, बिकॉज अपन को सबसे पहले फायदा हुआ था $100 का, वो अनरियलाइज्ड फायदा था जो कि हुआ था ऑन 31 दिसंबर, एंड उसके बाद 15 जनवरी को अपना एक्सचेंज लॉस हुआ था $300 का। तो यानी कि अगर अपन ओवरऑल देखें 100 का फायदा हुआ है एंड 300 का नुकसान हुआ है, यानी कि ओवरऑल अपन को $200 का नुकसान हुआ है। तो अगर अपन ओवरऑल चेक करना चाहते हैं एक्सचेंज से अपन को फायदा हुआ या घाटा हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए अपन पेमेंट वाले दिन की एक्सचेंज रेट एंड ट्रांजेक्शन वाले दिन की एक्सचेंज रेट को कंपेयर करेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद वैल्यू ऑफ गुड्स। तो इसका मतलब है कि जो अकाउंटिंग होती है फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर अपन समरी वे में देखें तो स्टेप 1 के अंदर अपन ने सबसे पहले रिकॉर्ड करा था ट्रांजैक्शन को बेस्ड ऑन स्पॉट रेट ऑन द ट्रांजैक्शन डेट। फिर स्टेप 2 के अंदर अपन ने मार्क टू मार्केट करा था एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, एंड जो भी अनरियलाइज्ड गेन या लॉस हो रहा था उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर दिखा दिया था। फिर स्टेप 3 के अंदर अपन ने फाइनल सेटलमेंट करा था ट्रांजैक्शन का ऑन द सेटलमेंट डेट, एंड वंस अगेन अपन ने यहाँ पे जो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस है उसको शो करता है इन इनकम स्टेटमेंट बाय कंपेयरिंग एक्सचेंज रेट ऑन द लास्ट मार्क टू मार्केट डेट। एंड यहाँ पे जो लास्ट मार्क टू मार्केट डेट होती है वो एक जैसे मार्क टू मार्केट होता है एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अगर अपन को ओवरऑल देखना है रियलाइज्ड एक्सचेंज गेन हुआ है या लॉस हुआ है तो वो बेस्ड होता है ऑन चेंज इन एक्सचेंज रेट फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेट एंड सेटलमेंट डेट। यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर अपन को रियलाइज्ड एक्सचेंज गेन या लॉस के बारे में पता लगाना है तो उसके लिए अपन को कंपेयर करना पड़ेगा एक्सचेंज रेट को ऑन द ट्रांजैक्शन डेट विद द सेटलमेंट डेट, एंड वो जो चेंज आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो इससे अपना रियलाइज्ड एक्सचेंज गेन या लॉस निकल जाएगा। ओके, तो अपन ने यहाँ पर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का अकाउंटिंग एक्सपेक्ट तो पढ़ लिया है। अब अपन इसके एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं ऑल्दो जो बोथ यूएस गैप और आईएफआरएस है वो रिक्वायर करते हैं फर्म्स को कि वो डिस्क्लोज करे फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस को, बट उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं करा है कि उसको इनकम स्टेटमेंट के अंदर कहाँ दिखाया जाएगा। उसको एज अ पार्ट ऑफ अदर ऑपरेटिंग आइटम दिखाया जाएगा या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम की जगह दिखाया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि हो सकता है जो मैनेजमेंट है उसकी टेंडेंसी हो टू शो फॉरेन एक्सचेंज गेन एज अदर ऑपरेटिंग आइटम, एंड हो सकता है जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो उसको शो करे एज नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो इस प्रैक्टिस की वजह से अदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हायर आएगा, बट इस प्रैक्टिस का ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक मैनेजमेंट इस टाइप की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है तो अपन उसको पुअर क्वालिटी ऑफ अर्निंग कहेंगे। यहाँ पर एक एनालिस्ट को सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, तो अपन थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल्स जिससे कि डिटरमाइन कर सकें सस्टेनेबिलिटी ऑफ सेल्स ग्रोथ। तो इसके अंदर एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं कि एक यूएस कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करती है गुड्स टू यूके। 2017 में उसकी सेल्स थी 10,000 पाउंड्स की। एवरेज एक्सचेंज रेट चल रहा था उस समय $2 पर पाउंड। तो इस वजह से रिपोर्टेड सेल्स आ गई यूएसडी के अंदर 20,000। फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि 2018 के अंदर उसकी जो सेल्स थी वो थी पाउंड के अंदर 11,000। एवरेज एक्सचेंज रेट चल रहा था $2.04 पर पाउंड। देयरफॉर जो रिपोर्टेड सेल्स थी वो थी यूएसडी के अंदर 22,440। तो अगर अपन निकालना चाहें ग्रोथ रेट ऑफ नेट सेल्स तो उसके लिए अपन कंपेयर करेंगे 22,440 को विद 20,000 एंड इसको डिवाइड कर दिया जाएगा ओल्ड वाले सेल्स यानी कि 20,000 से। तो ये आ जाएगा 12.2%, यानी कि ग्रोथ रेट ऑफ नेट सेल्स आ गई 12.2%। पर अगर अपन पाउंड के टर्म्स में देखें तो जो सेल्स है वो ग्रो ये बाई 10%, क्योंकि ये 11,000 हुई है फ्रॉम 10,000, यानी कि 10% से बढ़िया इन पाउंड के टर्म्स। साथ ही अगर अपन एक्सचेंज रेट की तरफ देखें तो जो पाउंड है वो एप्रिशिएट हुआ है बाय 2%, बिकॉज पहले ये 2 था, अब ये 2.04 हो गया, यानी कि 2% से बड़ा है। तो हैंस जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है वो हो गई है 12.2%। तो फॉर एग्जाम्पल बस हमेशा ये चीज को अपन को ध्यान रखना है कि जो इंस्टीट्यूट है वो अपन को हमेशा प्रोवाइड करेगा नेट सेल्स ग्रोथ 12.2% एंड करेंसी इफेक्ट जो कि 2.2%, एंड इसकी मदद से अपन ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ निकाल सकते हैं जो कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 12.2 माइनस 2.2 जो कि 10%। तो अपन ने यहाँ पर बात करी है ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में अपन नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक येलो स्टिकी नोट दिया गया है, इसके अंदर कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ है वो एक जगह नॉन गैप मेजर होता है ऑफ सेल्स ग्रोथ, जिसके अंदर अपन एक्सक्लूड करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्विजिशन, डाइवर्समेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर कंपैरिजन। यानी कि अगर अपन पिछले साल से इस साल अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें अपन एक्सक्लूड कर देते हैं एक्विजिशन की वजह से कितना हुआ है, डाइवर्समेंट की वजह से कितना ग्रोथ हुआ है एंड फॉरेन एक्सचेंज की वजह से अपन को कितना ग्रोथ हुआ है। तो इन सबको हटा देने के बाद जो सेल्स ग्रोथ आएगा वो ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ होएगा। अपन बिलीव करते हैं कि ये चीज प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टर को विद मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग सेल्स ट्रेंड बाय प्रोवाइडिंग सेल्स ग्रोथ ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ एक ऐसा मेजर होता है जिसको यूज किया जाता है टू इवैल्यूएट सीनियर मैनेजमेंट, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अपन को ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ की मदद से पता चल सकता है। साथ ही साथ इसको एक तरह का फैक्टर भी देखा गया है इन डिटरमाइनिंग देयर एट रिस्क कंपनसेशन।
ओके, तो नेक्स्ट पिंक वाले स्टिकी नोट के अंदर कहते हैं एक एमएनसी के अंदर जो सेल्स ग्रोथ है वो ना ही केवल ड्राइवन होती है बाय चेंजेस इन वॉल्यूम एंड प्राइस, बट ऑल्सो वो चेंज होती है बाय चेंजेस इन एक्सचेंज रेट बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी, यानी कि वो कंट्री जहां पर पेरेंट कंपनी लोकेटेड है एंड वो करेंसी जिसके अंदर सेल्स हुआ है। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर सेल्स के अंदर ग्रोथ हुआ है वो बिकॉज ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम और प्राइस है तो वो सस्टेनेबल होएगा, बट अगर सेल्स के अंदर ग्रोथ हुआ है जो कि हुआ है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट तो उसको सस्टेनेबल नहीं माना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पर फिर से इमेजिन करो कि एक यूएस फर्म है एंड उसको ट्रांसलेशन एक्सपोजर भी हुआ है एंड उसको ट्रांजेक्शन एक्सपोजर भी हुआ है। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इंपोर्ट की वजह से भी हो सकता है और एक्सपोर्ट की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर फील करो कि अगर अपन ने एक्सपोर्ट करा है माल, यानी कि अपने पास पैसा आने वाला है, तो अपन क्या चाहेंगे? अपन ये चाहेंगे काश फॉरेन करेंसी बढ़ जाए तो अपने पास ज्यादा पैसा आएगा। सिमिलरली अब इसको इंपोर्ट की तरह से सोचो, इंपोर्ट में अपन पेमेंट करने वाले हैं, अपन चाहेंगे काश पेमेंट कम करना पड़े, यानी कि अपन यहाँ पर चाहेंगे काश फॉरेन करेंसी है वो गिर जाए जिससे कि अपन को कम पेमेंट करना पड़े। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपोजर अपन देख रहे हैं वो साथ ही साथ इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अपन ने कितना एक्सपोजर हेज करा है। अगर अपन फुल्ली हेज है तो अपन को यहाँ पे फॉरेन करेंसी से ना ही गेन होएगा ना लॉस होएगा, तो इसलिए अपन को ये चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अपन ने अपने आप को कितना हेज करके चला है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है अपन को फुटनोट्स एंड एमडीए सेक्शन से मिल सकती है। ओके, तो अब अपन जानेंगे ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में। तो इसके अंदर अपन पता लगाते हैं कि अपनी सब्सिडियरीज कौन सी करेंसी कंट्रीज में लोकेटेड है। तो यहाँ पर फंक्शनल करेंसी कौन सी ली जाएगी ये डिपेंड करता है ऑन द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट, ये जेन्युइन है या नहीं अपन को इसके बारे में पता लगाना होता है। अब यहाँ पर एक टर्म आई है फंक्शनल करेंसी। इसका क्या मतलब होता है? ये वो करेंसी होती है जिसके अंदर एक एंटिटी ऑपरेट करती है, यानी कि ऐसी करेंसी जिसके अंदर एक एंटिटी जनरेट और स्पेंड करती है कैश को। फिर ट्रांसलेशन एक्सपोजर है, इसके बारे में अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। ओके, तो नेक्स्ट अपन एलओएस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे इफेक्टिव टैक्स रेट के बारे में। इसमें कहते हैं इमेजिन करो कि अपन प्रिपेयर करें फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑफ यूएस एमएनसी एंड अपन पहुंच गए पीबीटी तक, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। तो अगर अपन को याद हो जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव टैक्स रेट इंटू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अपन फोरकास्ट करते हैं ईटीआर को, यानी कि इफेक्टिव टैक्स रेट को। तो ईटीआर को फोरकास्ट करने के लिए सबसे पहले अपन को रिकंसिलिएशन देखना होगा बिटवीन स्टैट्यूटरी टैक्स रेट एंड इफेक्टिव टैक्स रेट, यानी कि एसटीआर एंड ईटीआर। ये प्रेजेंट होता है फुटनोट सेक्शन के अंदर। साथ ही साथ जो रिकंसिलिएशन होता है बिटवीन एसटीआर एंड ईटीआर ये रिक्वायर्ड होता है बाय बोथ यूएस गैप एंड आईएफआरएस। तो सपोज कर अपन को ये पता चलता है कि जो ईटीआर है वो गिर गया है, तो अपन को ये समझने की जरूरत है कि यूएस कंपनी है वो अपना बिजनेस कर रही है वेरियस कंट्रीज के अंदर जिनके अंदर डिफरेंट एसटीआर है। तो ईटीआर का गिरना मोस्ट प्रोबेबली इन 3 कारणों की वजह से हो सकता है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि हो सकता है कि जो एसटीआर है वही गिर गया हो वेरियस कंट्रीज के अंदर, यानी अगर एसटीआर गिर गया तो इस वजह से नॉर्मल सी बात है जो ईटीआर है वो भी गिर जाएगा। या फिर हो सकता है कि जो यूएस कंपनी है उसका प्रोडक्ट और कंट्री मिक्स ही बदल गया हो सकता है मूव हो गया इन फेवर ऑफ लो टैक्स कंट्रीज। एंड जाहिर सी बात है अगर वो मैक्सिमम बिजनेस अपना लो टैक्स कंट्रीज से करेगा तो उसका जो मैक्सिमम टैक्स है वो लो टैक्स रेट से लगेगा एंड जिस वजह से उसका जो ओवरऑल टैक्स है वो कम आएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में। यहाँ पर ये 4 केसेस दिए गए हैं जिसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीधा अपन नेक्स्ट वन पे जंप करते हैं जो कि टाइप्स ऑफ करेंसीज। तो यहाँ पर कहते हैं कि 3 टाइप की करेंसीज हो सकती है, रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन करेंसी, लोकल करेंसी और फंक्शनल करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी का मतलब ऐसी करेंसी जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जिस कंट्री में पेरेंट कंपनी लोकेटेड है वो कंट्री की करेंसी रिपोर्टिंग करेंसी होती है, बिकॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उस कंट्री की करेंसी में शो किए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे लोकल करेंसी के बारे में। लोकल करेंसी का मतलब है उस कंट्री की करेंसी जहाँ पर एंटिटी लोकेटेड है, यानी कि कौन सी कंट्री के अंदर बिजनेस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। यानी सपोज कोई यूके की कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी यूके के अंदर है, तो यूके की करेंसी यानी कि पाउंड मानी जाएगी लोकल करेंसी, एंड यहाँ पे जो यूएस की करेंसी होगी यानी कि डॉलर उसको माना जाएगा रिपोर्टिंग करेंसी। ओके, तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे फंक्शनल करेंसी के बारे में। इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले समझा ही था। ये करेंसी उस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट की करेंसी होती है जिसके अंदर एंटिटी ऑपरेट करती है, यानी कि ऐसी करेंसी जिसके अंदर एंटिटी जनरेट करती है एंड स्पेंड करती है कैश को। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग होती है वो बेस्ड होती है ऑन द चॉइस ऑफ फंक्शनल करेंसी एंड ये जजमेंटल होती है, यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट चाहे तो प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे एनालिस्ट को सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है व्हाइल डिसाइडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ अर्निंग। ओके, तो अपन ने थोड़ी देर पहले जो केसेस देखे थे अब उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं केस 1 से। इसके अंदर कहते हैं सपोज कोई यूएस की कंपनी है, उसकी यूके के अंदर सब्सिडियरी है
एंड जो कि इंडिपेंडेंट है एंड उसका जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट है वो भी यूके ही है। तो अगर इसको अपन डायग्राम से देखें तो यूएस की कंपनी है वो पेरेंट कंपनी है, तो इसका मतलब है उसकी जो रिपोर्टिंग करेंसी वो डॉलर होएगी। इसकी यूके के अंदर सब्सिडियरी है जो कि इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है इसकी जो लोकल करेंसी है वो पाउंड होएगी। साथ ही साथ इसका जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट है वो भी यूके ही है, इसका मतलब है इसका जो फंक्शनल करेंसी है वो भी पाउंड ही होएगा, यानी कि फंक्शनल करेंसी ही लोकल करेंसी है जो कि है पाउंड। तो सिंस यहाँ पर अपन फंक्शनल से रिपोर्टिंग की तरफ जा रहे हैं, अपन यहाँ पर यूज करेंगे ऑल करंट मेथड का, जिसको अपन ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं। यानी कि अपन को हमेशा ये चीज याद रखनी है कि ट्रांसलेशन मेथड के अंदर फंक्शनल से रिपोर्टिंग की तरफ अपन जाते हैं। ओके, तो स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले अपन इनकम स्टेटमेंट का कन्वर्जन देखेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जितने भी आइटम होंगे उनको कन्वर्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन एवरेज रेट। ओके, तो स्टेप 2 के अंदर अपन बैलेंस शीट का कन्वर्जन देखेंगे। इसके अंदर जितने भी आइटम होंगे इंक्लूडिंग शेयर होल्डर इक्विटी उनको कन्वर्ट करा जाएगा एट करेंट रेट। इसका मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट वाले जितने भी कंपोनेंट थे उनको कन्वर्ट किया जा रहा था एट एवरेज रेट, बट जितने भी बैलेंस शीट वाले कंपोनेंट है उनको कन्वर्ट कर जाएगा एट करेंट रेट। और यहाँ पर कई सारे कंपोनेंट ऐसे भी है शेयर होल्डर इक्विटी के जिनको कन्वर्ट कर जाता है एट डिफरेंट रेट, जैसे कि कंट्रीब्यूटेड कैपिटल, इसको हिस्टोरिकल रेट से कन्वर्ट करा जाएगा, यानी कि उस टाइम की रेट जब स्टॉक को इशू किया गया था। फिर अपन बात करेंगे बिगिनिंग रिटेन अर्निंग के बारे में। इसकी या तो अपन को रेट दी जाएगी, और अगर अपन को रेट दी भी नहीं है तो अपन बिगिनिंग रेट से इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर आता है नेट इनकम फॉर द ईयर। इसको स्टेप 1 की मदद से लिया जाएगा, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट की मदद से अपन को नेट इनकम मिलता है। तो जब अपन इसको कन्वर्ट कर देंगे एवरेज रेट से, तो वहां पे जो नेट इनकम निकलेगा वो यहाँ पर लिया जाएगा। फिर अपन बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। इसको भी हिस्टोरिकल रेट से लिया जाएगा, यानी कि उस दिन की रेट जिस दिन डिविडेंड को पे किया गया था। तो इन सब एडजस्टमेंट की वजह से जो अपना शेयर होल्डर इक्विटी आएगा वो मैच ही नहीं करेगा विद द शेयर होल्डर इक्विटी एज पर द करेंट रेट। हेंस यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जिसको अपन प्लग कहते हैं बाय द नेम ऑफ करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, यानी कि CTA। तो CTA एक तरह का क्यूमुलेटिव फिगर होता है। हेंस यहाँ पर अगर कोई भी चेंज होगा CTA के अंदर तो वो शो किया जाएगा एज एक्सचेंज गेन और लॉस फॉर द पीरियड। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो एक्सचेंज गेन या लॉस होएगा फॉर द पीरियड वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा शेयर होल्डर इक्विटी को विदाउट पासिंग द इनकम स्टेटमेंट। तो अपन इसको कहते हैं डर्टी सरप्लस अकाउंटिंग। तो इसको एक OCI स्टफ माना जाता है। ये बफर के अंदर जो E है उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि किस तरह से जो एक्सचेंज गेन और लॉस होएगा वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता है, वो डायरेक्टली पास करता है टू द शेयर होल्डर इक्विटी। इसका मतलब है कि जो एक्सचेंज गेन और लॉस है वो इनकम स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से जो इनकम स्टेटमेंट है वो मोर स्टेबल हो जाएगा अंडर करंट मेथड एज कम्पेयर टू टेम्पोरल मेथड। इसका मतलब सीधा सीधा जो टेम्पोरल मेथड है इसके अंदर जो एक्सचेंज गेन और लॉस है वो PNL से पास करेगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है। इसके अंदर कहते हैं कि रियलिटी के अंदर एक MNC की कई सारी सब्सिडियरीज हो सकती है, एंड हो सकता है कुछ के अंदर वो करंट मेथड का यूज कर रहा हो वाइल कुछ के अंदर टेम्पोरल मेथड का यूज कर रहा हो। तो इस वजह से जो डिस्क्लोजर प्रोवाइड किया जाता है अंडर फुटनोट्स एंड MD सेक्शन वो इनसफिशियंट होता है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर अपन को एनालिटिकल एडवाइस दी जाती है कि अपन को ऐड करना चाहिए चेंज इन CTA को टू द नेट प्रॉफिट एज पर इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जो एक्सचेंज गेन और लॉस है फॉर द पीरियड अपन उसको ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट के अंदर एज पर इनकम स्टेटमेंट। तो इससे अपन को नेट प्रॉफिट मिलेगा इंक्लूडिंग करेंसी इफेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट नोट के अंदर बात की गई है ऑफ रेशियो एनालिसिस बिफोर एंड आफ्टर कन्वर्जन। तो यहाँ पर कहते हैं जितने भी प्योर रेशियोज है वो अनचेंज रहेंगे। प्योर रेशियो का मतलब है ऊपर भी बैलेंस शीट वाला फिगर, नीचे भी बैलेंस शीट वाला फिगर, या फिर ऊपर भी इनकम स्टेटमेंट वाला फिगर, नीचे भी इनकम स्टेटमेंट वाला फिगर। तो इसको इस तरह से सोचो कि जब भी अपन बैलेंस शीट वाले कंपोनेंट को लेकर प्योर रेशियो निकालते हैं तो उसको ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द करेंट रेट, जो कि एक दूसरे को काट देंगे, जिस वजह से जो रेशियो है वो अनचेंज रहेगा। सिमिलरली अगर अपन प्योर रेशियो निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट फिगर तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द एवरेज रेट, एंड दोनों एक दूसरे को काट देंगे जिससे कि जो रेशियो है वो ओवरऑल अनचेंज रहेगा। पर इसका मतलब है कि जो मिक्स रेशियो है वो चेंज हो जाएगा बिकॉज एवरेज रेट कुछ और होगा एंड जो करंट रेट है वो कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि जो पाउंड है वो अप्रिशिएट हो गया है थ्रू आउट द ईयर एंड अपन को ATR कैलकुलेट करना है। तो ATR का फॉर्मूला होता है सेल्स बाय टोटल एसेट। तो यहाँ पर सेल्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा विद एवरेज रेट, पर जो टोटल एसेट है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द क्लोजिंग रेट। दोनों अलग अलग होगी। तो सपोज करो जो एवरेज रेट है वो है 1.75 एंड जो क्लोजिंग रेट है यानी कि जो करंट रेट है वो है 2। तो इसका मतलब है कि जो सेल्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 से, बट जो टोटल एसेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इसका मतलब है जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो ज्यादा बड़ा आएगा, तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल रेशियो वो गिर जाएगा। तो इसका मतलब है ATR आफ्टर कन्वर्जन लोअर होगा एज कम्पेयर टू ATR बिफोर कन्वर्जन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर कहते हैं सपोज जो पाउंड है वो अप्रिशिएट हो गया थ्रू आउट द ईयर, तो अपन को ROE के बारे में बताना है। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है पैट अपॉन नेटवर्थ। पैट एक इनकम स्टेटमेंट फिगर होता है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा
जाएगा विद एवरेज रेट, पर जो नेटवर्थ है इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द करेंट रेट, क्योंकि बैलेंस शीट फिगर होता है। तो इसका मतलब है कि अपन पेट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.75 से एंड नेटवर्थ को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ पे भी जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो भारी है, तो यानी कि इसका मतलब है जो ओवरऑल रेशियो है वो गिर जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि जो एक्सपोजर होगा अंडर ऑल करंट मेथड, यानी कि ट्रांसलेशन मेथड, वो होएगा नेट असेट के ऊपर, जो कि यूजुअली पॉजिटिव होता है। हेंस अगर लोकल करेंसी यानी कि जो पाउंड एप्रिशिएट हो गया तो यहाँ पर अपन को एक्सचेंज गेन होगा, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा इन राइज इन CTA। बट अगर जो पाउंड है वो डेप्रिशिएट हो गया है तो यहाँ पर अपन को एक्सचेंज लॉस होगा, जो कि रिफ्लेक्ट होगा बाय फॉल इन CTA। ओके, तो यहाँ पर अपना केस 1 कंप्लीट हो गया है। तो अपन अब इसको एक बार समअप कर देते हैं। इसमें कहा गया है कि जो पेरेंट कंपनी है वो US के अंदर है एंड इसकी जो सब्सिडियरी है वो UK के अंदर है एंड वो एक इंडिपेंडेंट सब्सिडियरी है। साथ ही उसकी जो फंक्शनल करेंसी है वो इक्वल है लोकल करेंसी के, यानी कि फंक्शनल करेंसी और लोकल करेंसी दोनों के दोनों पाउंड है एंड जो रिपोर्टिंग करेंसी है वो है डॉलर। तो इसका मतलब है अपन यहाँ पर फंक्शनल से जा रहे हैं रिपोर्टिंग की तरफ। जब भी अपन जाते हैं फंक्शनल से रिपोर्टिंग की तरफ तब अपन ऑल करंट मेथड का यूज करते हैं। ऑल करंट मेथड को ट्रांसलेशन मेथड भी कहा जाता है। तो स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले अपन कन्वर्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट को। इनकम स्टेटमेंट के जितने भी आइटम है उसको कन्वर्ट करा जाएगा बेस्ड ऑन एवरेज रेट। फिर आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर सभी आइटम को कन्वर्ट करा जाएगा एट करेंट रेट, बट कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो पहला एक्सेप्शन है कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, इसको हिस्टोरिकल रेट पे ले जाया जाएगा। फिर आता है बिगनिंग रिटेन अर्निंग, इसकी रेट या तो दी हुई होगी या फिर अपन को बिगनिंग रेट का यूज करना है। फिर नेट इनकम की बात करते हैं, इसको स्टेप 1 से लिया जाएगा, बिकॉज स्टेप 1 के अंदर जो आंसर आएगा इनकम स्टेटमेंट का वो नेट इनकम होता है एंड वो यहाँ पर अपन शो कर देंगे। एंड फिर डिविडेंड, इसको हिस्टोरिकल रेट पे लिया जाएगा, यानी कि उस दिन की रेट जिस दिन डिविडेंड पे किया गया था। तो अपन यहाँ पे जो अलग अलग रेट ली है इन चीजों की वजह से जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो मैच नहीं करेगा विद द शेयर होल्डर इक्विटी एज पर करेंट रेट। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको अपन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट बोलते हैं, CTA। तो CTA का क्यूमुलेटिव फिगर होता है। अगर CTA के अंदर कोई भी चेंज आया, यानी अगर बढ़ा है या घटा है, तो अपन को एक्सचेंज गेन या लॉस होता है फॉर दैट पीरियड। यानी कि इसका मतलब है कि जो एक्सचेंज गेन या लॉस होगा डायरेक्टली अफेक्ट करेगा शेयर होल्डर इक्विटी को एंड वो पास भी नहीं करेगा इनकम स्टेटमेंट से, यानी कि वो OCI का एक कंपोनेंट माना जाता है। तो जब भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर पास नहीं करेगा तो इस वजह से इनकम स्टेटमेंट है वो मोस्ट स्टेबल माना जाएगा अंडर करंट मेथड एज कम्पेयर टू टेम्पोरल मेथड। फिर इसके बाद इसके अंदर कहा गया था कि रियलिटी के अंदर जो MNCs कई सारी सब्सिडियरीज होती है, कुछ के अंदर वो करंट मेथड का यूज करता है पर कुछ के अंदर दूसरे मेथड का यूज करता है, यानी कि टेम्पोरल मेथड का यूज करा जाता है। इस वजह से डिस्क्लोजर प्रोवाइड किया जाता है इन द फुटनोट एंड एमडी सेक्शन में इनसफिशिएंट होता है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो अपन यहाँ पर एनालिटिकल एडवाइस दी जाती है कि अपन को ऐड करना चाहिए चेंज इन CTA को टू द नेट प्रॉफिट एज पर इनकम स्टेटमेंट। तो इससे अपन को नेट प्रॉफिट मिलता है इंक्लूडिंग करेंसी इफेक्ट। फिर इसके बाद रेशियोज के बारे में बात की गई है। इसके अंदर कहते हैं कि जो करंट मेथड होता है उसके अंदर जो प्योर रेशियोज है, यानी कि ऊपर भी बैलेंस शीट का फिगर नीचे बैलेंस शीट का फिगर, या फिर ऊपर भी इनकम स्टेटमेंट का फिगर नीचे भी इनकम स्टेटमेंट का फिगर, ये अनचेंज रहता है बिकॉज ऊपर और नीचे अपन सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। बट जो मिक्स्ड रेशियो होते हैं, यानी कि ऊपर बैलेंस शीट एंड नीचे PNL, या फिर नीचे बैलेंस शीट और ऊपर PNL, तो ये चेंज हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसके एक्सपोजर के बारे में बताया गया था कि जो ऑल करंट मेथड है इसका जो एक्सपोजर है वो नेट एसेट के ऊपर होता है एंड हर कंपनी की जो एसेट है वो ग्रेटर देन लायबिलिटी होती है, तो इस वजह से ये यूजुअली पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है कि अगर लोकल करेंसी यानी कि अगर पाउंड है वो बढ़ेगा तो यानी कि एक्सचेंज गेन होगा एंड वो रिफ्लेक्ट होगा राइज इन CTA के अंदर। बट अगर जो पाउंड है वो गिर जाएगा तो यहाँ पर अपन को एक्सचेंज लॉस होगा, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा बाय फॉरेन CTA। ओके, तो अब अपन बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया था कि एक US कंपनी है, उसका ऑस्ट्रेलियन सब्सिडियरी है जो कि कंप्लीटली कंट्रोल किया जा रहा है बाय US। साथ ही उसका जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो US के अंदर ही है। तो अपन इमेजिन कर सकते हैं सब्सिडियरी को टू जस्ट अ सेल्स आउटलेट। तो यहाँ पे जो मेथड यूज की जाएगी उसको टेम्पोरल मेथड कहा जाता है। तो अगर अपन इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर जो पेरेंट कंपनी है वो US के अंदर है एंड उसकी जो सब्सिडियरी है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। जो सब्सिडियरी है वो ना ही इंडिपेंडेंट है और ना ही उसका जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो लोकल करेंसी है वो AUD है, बट यहाँ पे जो रिपोर्टिंग करेंसी है वही फंक्शनल करेंसी है बिकॉज ये इंडिपेंडेंट नहीं है और साथ ही इसका जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है कि फंक्शनल करेंसी इक्वल है रिपोर्टिंग करेंसी के, यानी कि USD है। तो यहाँ पर अपन यूज करते हैं टेम्पोरल मेथड का, जिसको रीमेजरमेंट भी कहा जाता है। तो टेम्पोरल मेथड के अंदर एक तरह से अपन लोकल से फंक्शनल की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले अपन बैलेंस शीट को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज यानी कि ऐसी एसेट और लायबिलिटीज जिनको अपन क्वांटिफाई कर सकते हैं इन अमाउंट टर्म्स, यानी कि अपना जो अमाउंट है उसके बाद वो फिक्स हो चुका है, वो ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा विद इन्फ्लेशन और एनी अदर थिंग। तो इसके अंदर कहते हैं जितनी भी मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, जैसे कि कैश अकाउंट हो गया या फिर अकाउंट रिसीवेबल हो गया या अकाउंट्स पेबल हो गया या फिर लॉन्ग टर्म डेट हो गया, इनको रीमेजर किया जाता है एट द करंट रेट, यानी कि मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज करंट रेट। फिर कहते हैं जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, जैसे कि PPE हो गया, इन्वेंट्री हो गया, अनअर्न्ड इनकम हो गया, इन सबको रीमेजर किया जाता है एट हिस्टोरिकल रेट। तो अगर
अगर अपन इसको कंपेयर करना चाहें ऑल करंट मेथड से, तो ऑल करंट मेथड के अंदर जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी सबको मेजर किया गया था एट करंट रेट, बट यहाँ पर जितनी भी मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है इनको मेजर किया जा रहा है एट करंट रेट, बट जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है इनको मेजर किया जा रहा है एट हिस्टोरिकल रेट। हिस्टोरिकल रेट यानी कि वो रेट जिस दिन इनको परचेज किया गया था। फिर इसके बाद कहते हैं कि जितनी भी नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है जिनको मेजर किया जाता है एट करंट वैल्यू, उनको रीमेजर किया जाएगा एट करंट रेट, यानी कि ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को शो किया जाता है एट फेयर वैल्यू इन द बैलेंस शीट, उनको रीमेजर किया जाएगा एट करंट रेट। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी है, इसका हिसाब किताब भी ऑल करंट मेथड जैसा ही होता है, यानी कि कंट्रीब्यूटेड कैपिटल को शो करा जाएगा एट हिस्टोरिकल रेट। बिगनिंग रिटेन अर्निंग की रेट या तो अपन को दी हुई होगी या फिर अपन को बिगनिंग वाली रेट लेनी होगी। अगर डिविडेंड है तो अपन को हिस्टोरिकल रेट का यूज करना होगा, एंड जो नेट इनकम होगा उसको बैलेंसिंग फिगर से निकाला जाएगा। तो अगर अपन को याद हो जो पिछला वाला मेथड था ऑल करंट मेथड, उसके अंदर जो नेट इनकम आया था वो इनकम स्टेटमेंट की मदद से आया था, बट इस मेथड के अंदर अपन सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर नेट प्रॉफिट को निकालेंगे एंड उसको अपन इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, एंड वहां पे जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको कंपेयर करा जाएगा यहाँ वाले नेट प्रॉफिट से। जो डिफरेंस आएगा उसको अपन एक्सचेंज गेन या लॉस बोलेंगे। तो अपन स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन कन्वर्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर कहते हैं जितने भी आइटम है उन सभी को कन्वर्ट किया जाएगा एट एवरेज रेट, बट जो COGS डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है इन सभी को रीमेजर किया जाएगा एट हिस्टोरिकल रेट। एंड इसका रीजन ये है कि इनके जो मेन आइटम थे जैसे कि COGS के लिए इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन के लिए फिक्स्ड एसेट एंड अमोर्टाइजेशन के लिए इंटेंजिबल एसेट, इन सभी को नॉन मॉनेटरी एसेट कहा जाता है एंड इन सभी को भी मेजर किया जाता है एट हिस्टोरिकल रेट। इस वजह से इनको भी मेजर किया जा रहा है एट हिस्टोरिकल रेट। तो इन सभी चीजों को रीअरेंज करने के बाद अपने पास जो नेट प्रॉफिट आएगा वो बिफोर एक्सचेंज गेन या लॉस का होगा। फिर नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो बैलेंस शीट की मदद से नेट प्रॉफिट आया था उसको कंपेयर किया जाएगा विद इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सचेंज गेन और लॉस, एंड वो जो डिफरेंस आएगा उसको अपन एक्सचेंज गेन और लॉस कहेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है वो मोर वॉलेटाइल होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड। साथ ही साथ यहाँ पर अपन कर रहे हैं क्लीन सरप्लस अकाउंटिंग, बिकॉज यहाँ पे जो इफेक्ट है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो किया जा रहा है रेदर देन पिछला वाला मेथड जिसके अंदर डर्टी सरप्लस अकाउंटिंग हो रही थी, बिकॉज यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है उसको छेड़ा ही नहीं जा रहा था। फिर इसके बाद इसमें रेशियोज के बारे में बात की गई है। इसके अंदर कहते हैं जितने भी प्योर एज वेल एज मिक्स्ड रेशियोज है वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे। ओके, तो अपन इसके एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो मॉनेटरी एसेट एंड लायबिलिटी के ऊपर होता है, यानी कि यहाँ पर अपन नेट मॉनेटरी एसेट और लायबिलिटी को देखते हैं। यूजुअली यहाँ पर नेट मॉनेटरी लायबिलिटी देखी गई है बिकॉज यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डेट वाला कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से जो नेट है यहाँ पर मॉनेटरी लायबिलिटी ज्यादा आती है। तो इसका मतलब है कि अगर AUD बढ़ेगा तो इस वजह से एक्सचेंज लॉस होगा, बट अगर AUD गिरेगा तो अपन को यहाँ पर एक्सचेंज गेन होगा। ओके, तो अपन फिर से यहाँ पर जो टेम्पोरल मेथड है इसको भी एक बार सम अप कर देते हैं। तो इसमें बताया गया है कि एक US के अंदर पेरेंट कंपनी है जिसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सब्सिडरी है। ये जो सब्सिडरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है और ना ही इसका जो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट है वो लोकल करेंसी के अंदर है। इसका मतलब है जो फंक्शनल करेंसी है वो रिपोर्टिंग करेंसी के बराबर होगा, यानी कि USD, एंड जो लोकल करेंसी है वो इसका AUD होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर अपन लोकल से फंक्शनल की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी ये सिचुएशन है कि अपन टेम्पोरल मेथड का यूज करेंगे तो बैलेंस शीट को कन्वर्ट करने के लिए अपन उसको डिवाइड करेंगे 2 भाग में, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को करंट रेट पे दिखाया जाएगा, पर जो नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है इनको शो किया जाएगा एट हिस्टोरिकल रेट। अगर नॉन मॉनेटरी एसेट एंड लायबिलिटीज को मेजर किया जाता है एट फेयर वैल्यू तो यहाँ पर उनको शो किया जाएगा एट करंट रेट। फिर इसके जो शेयर होल्डर इक्विटी है इसके अंदर एक्सेप्शन बताया गया है। यहाँ पर बताया गया था कि जो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल है इसको हिस्टोरिकल रेट पे शो किया जाएगा। बिगनिंग रिटेन अर्निंग की रेट अपन को या तो दी हुई होगी या फिर अपन को बिगनिंग रेट का यूज करना है। डिविडेंड के अंदर हिस्टोरिकल रेट का यूज किया जाएगा, एंड जो नेट इनकम है उसको बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस शीट के अंदर निकाला जाएगा। फिर स्टेप 2 के अंदर अपन इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी आइटम उनको कन्वर्ट किया जाएगा एट एवरेज रेट, और COGS डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को रीमेजर किया जाएगा एट हिस्टोरिकल रेट। फिर यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकलेगा जो कि बिफोर एक्सचेंज गेन और लॉस होगा उसको कंपेयर किया जाएगा विद बैलेंस शीट वाला नेट प्रॉफिट, एंड जो डिफरेंस आएगा इससे अपन यहाँ पर एक्सचेंज गेन और लॉस निकाल सकते हैं। इसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट ज्यादा वॉलेटाइल होगा। साथ ही यहाँ पे अपने क्लीन सरप्लस अकाउंटिंग होगी। साथ ही यहाँ पे जो मिक्स्ड एज वेल एज प्योर रेशियो थे दोनों के दोनों अफेक्ट होंगे। एंड लास्ट में कहते हैं इसका जो एक्सपोजर है वो नेट मॉनेटरी लायबिलिटी के ऊपर होता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन केस 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जो पेरेंट कंपनी है वो US की है, उसकी जो सब्सिडरी है वो इंडिया के अंदर है, पर जो उसका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट है वो जापान के अंदर है। अगर प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट जापान के अंदर है तो इसका जो फंक्शनल करेंसी वो JPY है। इस पर इसकी जो सब्सिडरी है यानी कि जो लोकल करेंसी वो INR है, एंड इसकी जो रिपोर्टिंग करेंसी है वो USD के अंदर है। तो बाय द नॉलेज ऑफ टेम्पोरल मेथड जो लोकल करेंसी वो फंक्शनल करेंसी की तरफ जाती है, यानी कि जो INR है वो जाएगा JPY की तरफ। तो इसको अपन टेम्पोरल मेथड कहेंगे। तो अपन फंक्शनल करेंसी पे पहुंच गए हैं। फिर फंक्शनल से जो रिपोर्टिंग जाना होगा उसको अपन ऑल करंट मेथड बोलते हैं, यानी कि JPY से अपन USD की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना केस 3 भी खत्म हो जाता है। इसको ज्यादा डिटेल में बताया भी नहीं गया था। अपन केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो केस 4 के अंदर बोलते हैं कि जो US की कंपनी है उसकी टर्किश के अंदर सब्सिडरी है, एंड जो टर्की है वो सफर कर रहा है
हाइपर इन्फ्लेशन। तो अगर अपन इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो जो पेरेंट कंपनी है वो यूएस के अंदर है एंड सब्सिडियरी वो टर्किश के अंदर है एंड जो टर्की है वो एक्सपीरियंस कर रहा है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कब होएगा? हाइपर इन्फ्लेशन तब होगा जब क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन है फॉर 3 ईयर वो 100% से ज्यादा आ जाता है, यानी कि एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन है वो ग्रेटर देन 25.96% है। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए 3 मेथड बताई गई है। तो मेथड 1 के अंदर कहते हैं सपोज करो कि जो टर्की सब्सिडियरी वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब होगा कि उसकी जो लोकल करेंसी है वही उसकी फंक्शनल करेंसी होगी। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे अपन फंक्शनल से रिपोर्टिंग की तरफ आ रहे हैं। तो ये तो एक तरह से ऑल करंट मेथड हो गया है जस्ट लाइक केस 1, पर ये अलाउडेड नहीं है अंडर बोथ यूएस गैप एंड आईएफआरएस। एंड इसका रीजन ये है कि इस मेथड को यूज करने की वजह से हमें फैंटम इफेक्ट लग जाएगा। इसको इस तरह से सोचो कि जो इन्फ्लेशन है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि उस कंट्री की जो करेंसी वो डेप्रिशिएट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो इस वजह से जब भी अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो रिपोर्टिंग करेंसी तो ये बहुत ही छोटा फिगर आएगा। एंड यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अमाउंट है जो पिछली बार आया था वो इस बार से और भी ज्यादा गिर जाएगा एंड इसके अगले साल वो और भी ज्यादा छोटा अमाउंट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वो जैसे खत्म ही हो जाएगा, यानी कि फैंटम इफेक्ट लग जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब जो असेट है वो डिसअपीयर होनी चालू हो जाएगी फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑन अकाउंट ऑफ स्टीप डेप्रिसिएशन ऑफ टर्किश करेंसी। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो मेथड 1 है इसको अपन यूज नहीं कर सकते हैं। मेथड 1 के अंदर क्या था, यहाँ पे अपन जो लोकल करेंसी को अपन ने फंक्शनल करेंसी मान लिया था, यानी कि यहाँ पे ऑल करंट मेथड अपन को दिख रहा था पर इसको लगाया नहीं जा सकता। तो अपन मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे यूएस गैप के बारे में। तो यूएस गैप कहता है सिंस जो टर्किश करेंसी है वो रिलायबल करेंसी नहीं मानी जाती है इन एन हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट, तो अपन उसको फंक्शनल करेंसी मानेंगे ही नहीं, अपन रिपोर्टिंग करेंसी को ही फंक्शनल करेंसी मानेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो रिपोर्टिंग करेंसी है वो इक्वल टू फंक्शनल करेंसी होगी जो कि है यूएसडी। तो यानी कि इसका मतलब हो गया अपन लोकल करेंसी से यहाँ पर आ रहे हैं फंक्शनल करेंसी की तरफ। तो ये तो एक तरह से टेम्पोरल मेथड हो गया है। ओके, तो अब अपन बढ़ते हैं मेथड 3 के अंदर। यहाँ पर अपन बात करेंगे आईएफआरएस के बारे में। तो आईएफआरएस के अंदर ये जो इफेक्ट है वो 2 स्टेप के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जब भी अपना हाइपर इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट होगा तो स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले अपन एडजस्ट करेंगे सब्सिडियरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉर इन्फ्लेशन। तो इसके अंदर अपन को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर जो कैश है वो तो उतने का उतना ही रहेगा, साथ जो अकाउंट्स पेबल है या अकाउंट्स रिसीवेबल है वो तो उतने के उतने अमाउंट रहेगा, वो 100 का 150 थोड़ी ना हो जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी नॉन मॉनेटरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है जैसे कि पीपीई हो गया या फिर इन्वेंट्री हो गया, इन सभी को एडजस्ट किया जाएगा फॉर इन्फ्लेशन। तो अगर अपन पीपीई को एडजस्ट करना चाहते हैं फॉर इन्फ्लेशन तो उसके लिए अपन रिपोर्टेड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग इंडेक्स से एंड इसको डिवाइड किया जाएगा विद इंडेक्स इन द पीरियड ऑफ परचेज। तो इससे जो अमाउंट आएगा उसको एडजस्ट कर दिया गया है फॉर इन्फ्लेशन। तो इससे अपन को पता चलता है कि इन्फ्लेशन की वजह से मॉनेटरी एसेट्स के अंदर अपन को लॉस होता है, वाइल इन्फ्लेशन की वजह से मॉनेटरी लायबिलिटी के अंदर अपन को गेन होता है। तो अगर अपना नेट में मॉनेटरी लायबिलिटी आया है तो यहाँ पर अपन को गेन होगा ड्यू टू इन्फ्लेशन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इसमें अपन को ओपनिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी दी गई है, क्लोजिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी दी गई है, ओपनिंग इंडेक्स दिया हुआ है, क्लोजिंग इंडेक्स दिया हुआ है और एवरेज इंडेक्स दिया हुआ है। तो अगर अपन को कैलकुलेट करना है गेन ऑन ओपनिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ओपनिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी इनटू क्लोजिंग इंडेक्स माइनस ओपनिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंडेक्स। इसको इस तरह सोचो कि अपन यहाँ पे डील कर रहे हैं मॉनेटरी लायबिलिटी से, तो इसका अमाउंट फिक्स होता है, यानी कि इन्फ्लेशन आए या जाए इसका जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब है अगर इन्फ्लेशन हो गया है तो यानी कि चीजें महंगी हो गई है, यानी कि अगर ये मॉनेटरी लायबिलिटी सपोज अकाउंट्स पेबल का जो आज बैलेंस होता, यानी कि अगर ये आज परचेज की जाते गुड्स तो इसका जो दाम है वो और भी ज्यादा होता, पर अपना जो अमाउंट है वो फिक्स हो चुका है पहले ही। तो अगर अपन को जानना है कि अपन को इसके अंदर गेन कितना हुआ है तो अपन को सिंपली ये देखना चाहिए कि आज अपन इसको खरीदते तो क्या दाम लगता माइनस अपन ने क्या दाम पे करा है। अपन इसको आज खरीदते तो क्या दाम लगता, वो लगता ओपनिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी इनटू क्लोजिंग इंडेक्स बाय ओपनिंग इंडेक्स। पर अपन पे क्या कर रहे हैं, अपन पे कर रहे हैं ओपनिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी, यानी कि इसको ऐसा भी बोला जा सकता है ओपनिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी इनटू ओपनिंग इंडेक्स बाय ओपनिंग इंडेक्स। ओपनिंग इंडेक्स कट हो यानी कि बचा क्या ओपनिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी, यानी कि अपन एक तरह से नए वाले दाम को पुराने वाले दाम से हटा रहे हैं। तो इससे इसका फॉर्मूला बन गया ओपनिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी इनटू क्लोजिंग इंडेक्स माइनस ओपनिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंडेक्स। सिमिलरली कहते हैं कि अगर अपन को चेक करना है कि गेन ऑन इंक्रीज इन नेट मॉनेटरी लायबिलिटी कितना हुआ है तो उसके लिए अपन को ये देखना चाहिए कि इंक्रीज कितना हुआ है नेट मॉनेटरी लायबिलिटी के अंदर। जितना इंक्रीज हुआ है उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग इंडेक्स माइनस एवरेज इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स। तो यहाँ पर अपन ने जो ओपनिंग इंडेक्स है इसकी जगह एवरेज इंडेक्स का यूज करा है एंड इसका रीजन ये है कि जो पिछला केस था इसके अंदर अपने ओपनिंग नेट मॉनेटरी लायबिलिटी से डील कर रहे थे, यानी कि पुरानी वाली थी, बट यहाँ पर अपन इंक्रीज इन नेट मॉनेटरी लायबिलिटी को देख रहे हैं, यानी कि इस साल का इंक्रीज अपन देख रहे हैं एंड जो इंक्रीज थ्रू आउट द ईयर होता है तो यहाँ पर अपन एवरेज इंडेक्स का यूज करेंगे। तो इससे इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंक्रीज इन नेट मॉनेटरी लायबिलिटी इनटू क्लोजिंग इंडेक्स माइनस एवरेज इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स। तो अगर अपन इन दोनों आंसर पर ऐड कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 140.38 मिलियन। तो ये ओवरऑल गेन है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर अपना स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। तो स्टेप 1 के अंदर अपन ने सब्सिडियरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट किया था फॉर इन्फ्लेशन। अगर ये मॉनेटरी एसेट और लायबिलिटी है तो उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, बट अगर एक नॉन मॉनेटरी एसेट और लायबिलिटी है तो उसको एडजस्ट किया जाएगा फॉर इन्फ्लेशन। इसके लिए अपन जो रिपोर्टेड वैल्यू है यानी कि जो सब्सिडियरी की बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट कर रही है वैल्यू उसको अपन
अपन मल्टीप्लाई करते हैं क्लोजिंग इंडेक्स एंड डिवाइड करते हैं इंडेक्स उस पीरियड से जब उसको परचेज किया गया था। तो अब अपन स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन अप्लाई करेंगे करंट मेथड का, जिससे कि अपन कन्वर्ट कर सके उस इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू को बेस्ड ऑन करंट रेट। यहाँ पर बैलेंस शीट वाले आइटम को तो करंट रेट पे लिया ही जाएगा, पर साथ ही जो इनकम स्टेटमेंट वाले आइटम है उनको भी करंट रेट पे ही लिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम एक सेल्फ नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि प्लीज एक बार सोचने की कोशिश करो कि किस तरह से मेथड 2 और मेथड 3 के अंदर फैंटम इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो अगर अपन को याद हो जो मेथड 1 थी, इसके अंदर तो फैंटम इफेक्ट आ ही रहा था, उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर अब अपन बात करेंगे मेथड 2 और मेथड 3 के बारे में। पहले अपन सोचेंगे मेथड 2 के बारे में। तो इसके अंदर यूएस गैप का रूल बताया गया था। तो इसमें कहा गया था कि अपन यहाँ पर यूज करेंगे टेम्पोरल मेथड का। तो अकॉर्डिंग टू टेम्पोरल मेथड जितने भी नॉन मॉनिटरी एसेट और लाइबिलिटी है इनको रीमेजर किया जाएगा एट हिस्टोरिकल रेट, पर जो मॉनिटरी एसेट एंड लाइबिलिटी है इनको शो किया जाएगा एट करंट रेट। तो इस मेथड के अंदर जितने भी पीपीई है या फिर इन्वेंट्री है, इन सब चीजों को हिस्टोरिकल रेट पे रीमेजर किया जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से जो रेट एकदम नीचे गिर गई थी उसको नहीं लिया जाएगा। इसकी बजाय अपन वो हिस्टोरिकल रेट को लेंगे जब इस एसेट को परचेज किया गया था। तो इसका मतलब है ये मेथड 1 के कंपैरेटिव काफी सही पिक्चर शो करेगा। पर अब अपन सोचेंगे मेथड 3 के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ने जो दाम चल रहा था पीपीई का, उसको एक तरह से अपन ने कन्वर्ट कर दिया आज के दाम पे, यानी कि इन्फ्लेशन से अपन ने एडजस्ट कर दिया, एंड फिर अपन उसको पीछे लेकर के आ रहे हैं उस दिन वाले दाम से, यानी कि करंट दाम से। तो यानी कि इसका मतलब है अपन यहाँ पर सबसे बेस्ट पिक्चर शो कर पा रहे हैं, यानी कि जो करंट सिनेरियो के हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है वो मेथड 3 के अंदर काफी सही से रिफ्लेक्ट हो पा रही है। एंड इस वजह से इन दोनों मेथड्स के अंदर फैंटम इफेक्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं सिंस अपन अप्लाई कर रहे हैं ऑल करंट मेथड का इन स्टेप 2 ऑफ मेथड नंबर 3, तो यहाँ पर जो एक्सपोजर है वो अपना यानी कि हो जाएगा नेट एसेट के ऊपर, बिकॉज ऑल करंट मेथड के अंदर अपना जो एक्सपोजर है वो नेट एसेट के ऊपर होता है। सिंस यहाँ पे जो लोकल करेंसी यानी कि जो टीएल है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इस वजह से अपन को यहाँ पर एक्सचेंज लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर पुट कॉल पैरिटी अगर होल्ड करेगा गुड, तो जो एक्सचेंज लॉस है वो इक्वल होगा टू द गेन ड्यू टू इन्फ्लेशन। यानी जो मेथड 2 एंड मेथड 3 है वो प्रोवाइड करेंगे सेम रिजल्ट, पर रियल लाइफ के अंदर इनका जो रिजल्ट है वो सिमिलर आता है। ओके, तो ऊपर एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं जब भी अपन सोचते हैं अबाउट करेंसी तब अपन को हमेशा लोकल करेंसी को बेस करेंसी मानते हुए चलना चाहिए, यानी कि जो सब्सिडियरी की कंट्री वाली करेंसी है उसको हमेशा अपन को बेस करेंसी मान के चलना चाहिए। अगर अपन इस चीज का ध्यान रखेंगे तो सम सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई है, इसको एकदम फील से समझना है। तो इसमें कहते हैं कि अगर मॉनेटरी लाइबिलिटी ग्रेटर देन मॉनेटरी एसेट, तो इसका मतलब अपना जो नेट में है वो लाइबिलिटी आ रहा होगा। तो अपन ये हमेशा चाहेंगे कि काश जो करेंसी वो गिर जाए। अगर करेंसी गिर जाएगा तो अपन को कम अमाउंट पे करना पड़ेगा, बट अगर करेंसी बढ़ जाता है तो अपन को ज्यादा दाम पे करना पड़ेगा। अगर अपन को ज्यादा दाम पे करना पड़ेगा यानी कि अपन को एक्सचेंज के अंदर लॉस हुआ है। तो सिमिलरली अब सोचो कि अगर मॉनेटरी एसेट ग्रेटर देन मॉनेटरी लाइबिलिटी है तब क्या होगा। तो अपन ये हमेशा चाहेंगे कि काश करेंसी बढ़ जाए। अगर करेंसी बढ़ जाएगी तो अपन को ज्यादा पैसा मिलेगा, तो अपन हमेशा ये चाहेंगे कि काश करेंसी बढ़ जाए। बट अगर करेंसी गिर गई तो यानी कि अपन को लॉस होएगा। तो अगर यानी कि करेंसी गिर गया तो अपन को एक्सचेंज के अंदर लॉस होएगा।